क्या यूपी के अफसर सियासी हो चले हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। वो यूजीसी के इक्वलिटी एक्ट और शंकराचार्य के अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई उससे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस्तीफे से पहले एक चिट्ठी लिखी, जो चिट्ठी हमारे हाथ में भी है, जो अब सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। देखिए कैसे सिटी मजिस्ट्रेट घर के बाहर पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। इसमें लिखा है कि यूजीसी रोल बैक, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के हित की बात करने वाला अब कोई नहीं है। उन्होंने 5 पेज के लेटर में लिखा है कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी है। इससे आहत होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर सियासत भी जमकर हो रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी प्रशासन में उथल पुथल है। हर तरफ अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की गूंज है। सवाल यह है कि क्या अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा यूपी में सत्ता बनाम सिस्टम की टकराहट है? यह सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा है या फिर दबाव की राजनीति? अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से सत्ता का खेल क्या खुल गया है? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या नौकरशाही बनाम सियासत आमने सामने है और 2027 में एजेंडा सेट हो गया है। हर कोई जानना चाहता है कि अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफे के पीछे वजह क्या है, कौन है? यूपी में अगड़े और पिछड़े की सियासत से किसे फायदा होगा? तो इस्तीफे में उन्होंने क्या क्या लिखा है, यह चिट्ठी मेरे हाथ में भी है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एक एक तरीके से बताएंगे कि इस चिट्ठी का मकसद क्या है, इससे यूपी की सियासत में क्या होगा। मैं अलंकार अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश प्रांतीय सेवा में 2019 बैच का राजपत्रित अधिकारी हूं। वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूं। महोदय, मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य बटुक ब्राह्मणों से स्थानीय प्रशासन ने मारपीट की। साथ ही वृद्ध आचार्यों को मारते हुए बटुक ब्राह्मण को जमीन पर गिराकर उसकी शिखा को हाथ से घसीटकर पीटा गया। ये सारी बातें इस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया है। चूंकि चोटी, शिखा, ब्राह्मण साधु संतों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीक है। मैं खुद ब्राह्मण हूं। ये सिटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि मैं खुद ब्राह्मण हूं, इसलिए उनको दर्द ज्यादा हुआ है। घटना से यह भी स्पष्ट है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा ब्राह्मणों का देशव्यापी अपमान किया गया है। यह एक चिंतनीय गंभीर विषय है और ऐसे प्रकरण इस सरकार में होना एक साधारण ब्राह्मण की आत्मा को कपा देता है। इस प्रकरण से यह भी प्रतीत होता है कि स्थानीय प्रशासन, वर्तमान की राज्य सरकार, एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के साथ काम कर रही है। यानी योगी सरकार पे सीधा सीधा निशाना यहां पे साध रहे हैं। साधु संतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 13 जनवरी को अब यहां पर शंकराचार्य के अलावा दूसरा मुद्दा भी उठा रहे हैं अपनी चिट्ठी में। 13 जनवरी को प्रकाशित यूजीसी में पैरा 2, 5, 6, 7 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि भेदभावी तरीके से सामान्य वर्ग के छात्रों को एक वर्ग विशेष के प्रति शोषित करने वाला स्वघोषित अपराधी माना गया है। इस गजट में जारी रेगुलेशन समतापूर्वक ना होकर सामान्य वर्ग, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, भूमिहार आदि के छात्र आते हैं, उनके प्रति षड्यंत्रों का जन्म होगा। यह विषम परिस्थिति अपने देश में व्यापक स्तर पर आंतरिक कलह उत्पन्न करेगी। यह यूजीसी रेगुलेशन 2026 केंद्र सरकार द्वारा हिंदू समाज को विभिन्न उपसमूहों में विभाजित कर उन पर शासन करने की अवधारणा से लागू की गई प्रतीत होता है। वर्तमान सरकार अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की नीति पर कार्य करती हुई प्रतीत हो रही है। केंद्र सरकार योगी सरकार पे निशाना साधा, शंकराचार्य के मुद्दे पे योगी सरकार पे निशाना साधा। यूजीसी के नए जो नियम आए हैं उसके तहत अब केंद्र सरकार पे निशाना साध रहे हैं कि अब समय आ गया है कि ब्राह्मण सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि इसके लिए वैकल्पिक राजनीति व्यवस्था का निर्माण करें। यह लाइन भी काफी अहम है। इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद बयान सामने आ गया है कि मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने सोच समझकर यह फैसला लिया है।
मुझे कुछ अधिकारियों ने समझाया, लेकिन मेरा फैसला अटल है। यूपी सरकार की ब्राह्मण विरोधी नीतियां हैं। अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफे के बाद उनका भी रिएक्शन भी सामने आ गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जो भी फैसला लिया है वो बहुत सोच समझकर लिया है। मुझे कुछ अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा फैसला अटल है। यूपी में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, कई बीजेपी नेताओं का हारना तय है। मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं, ब्राह्मण समाज को जगाना है। तो यहां पर आप इस चिट्ठी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की सियासत में एक और नए राजनीतिक नेता की संभावना नजर आ रही है कि मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं, सिर्फ ब्राह्मण समाज को जगाना है। श्री अवय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ रमाकांत मिश्रा बने हुए हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ शरद शरण बने हुए हैं। रमाकांत जी, आपकी तरफ ही मैं रुक कर रहा हूं, क्योंकि सीधे सीधे सवाल ये सिटी मजिस्ट्रेट आपकी सरकार पे ही उठा रहे हैं। योगी सरकार पे शंकराचार्य का मुद्दा उठाया कि आपकी जो सरकार है वो ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार कर रही है। किस तरह से देखेंगे इस इस्तीफे को और ये जो सियासत अभी यूपी में देखने को मिल रही है? देखिए रवि जी, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अलंकार जी को इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको ब्राह्मण को ही जगाना था तो किसी और तरीके से भी जगा सकते थे। ये जरूर है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जो शंकराचार्य वाला जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि उस तरह के जो घटना हुई है उसके ऊपर में परहेज किया जा सकता है और परहेज किया भी जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से अलंकार जी ने जितना आरोप लगाया है, जैसे जो कानून यूजीसी की बात कर रहे हैं, जब 13 जनवरी को ये लागू हुआ तो इसमें कुछ हो सकता है जो कि हमारे और आपके जो व्यक्तिगत जो सोच है उस नियम के वो कहीं ना कहीं हो सकता है जो कि हम उससे इत्तेफाक न रखते हो, हम उससे सहमत न हो। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL भी फाइल हो गई है। तो मुझे लगता है कि क्या अलंकार जी को थोड़ा सा उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था? मैं कहता हूं थोड़ा इंतजार करना चाहिए। रह गई बात यूजीसी के जो भी नियम के प्रति हम सहमत या असहमत हैं, उसके प्रति हमको देखना चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जैसे कुछ ऐसे प्रावधान है, जैसे लेकिन रमाकांत जी, अगर आपको लगता है कि यूजीसी के नियम सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि योगी सरकार ने जो शंकराचार्य के साथ सही नहीं किया, तो उसके लिए आप अदालतों का रुख क्यों कर रहे हैं? आप खुद फैसला ले लीजिए, यूजीसी का नियम को रोल बैक कर लीजिए। मैं तो वही चीज कह रहा हूं, नियम के जो कुछ प्रावधान है जिससे मैं या अलंकार जी या आप कोई भी सहमत और असहमत हो सकते हैं। बात रोल बैक की नहीं है, बात यह है जो कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या ये आरोप उचित हो सकता था या नहीं हो सकता था? मैं तो वही चीज कह रहा हूं, जो कि इसके लिए थोड़ा वो कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण, आपने योगी सरकार ने, यूपी की सरकार ने जो माघ मेले में किया, चोटी खींची, वो किया, उससे एक ब्राह्मण की आत्मा जाग गई है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। रवि जी, मैं भी ब्राह्मण हूं, तो हमें जिस तरह के, मैं तो पहले ही कहा, जो शंकराचार्य वाली जो घटना हुई है वो उसको परहेज किया जा सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कि नहीं, वो जो भी घटना घटित हुई है सही हुआ। और अलंकार जी ने उसके बाद जो उसने अपनी प्रतिक्रिया दी है वो मुझे नहीं लगता जो कि ये उचित है। जहां तक सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बात है या यूजीसी के जो नियम है उसके तहत अगर आप सहमत और असहमत हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आप थोड़ा सा देख लें, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में क्या रुख अपनाता है। अगर कोई नियम आपको लगता है जो कि इसमें स्पष्ट नहीं है, जैसे मुझे लगता है जो कि हमने जैसे पढ़ा है, इसमें 3C से जो सेक्शन है जिसमें ये कहा गया है जो एक तरफा जिस तरह से कोई शिकायत होती है और शिकायतकर्ता अगर कोई गलत धारणा से या गलत भावना से अगर शिकायत करता है तो उसके ऊपर में कोई कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।
तो मैं तो यही चीज कहना चाहता हूँ, और कोई भी बहुत भी इशू कानून हैं, हो। और भी बहुत सारे इशू हैं, ओबीसी को शामिल कर दिया गया है, बहुत सारे इशू हैं जिसको विवाद है। सवाल ये है कि जब एक वर्ग इसको लेकर सवाल उठा रहा है और एकदम से ये फैसला जनता पे थोप देना, ही मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, चर्चा क्यों नहीं होती कि ऐसा हो सकता है स्कूलों में, विद्यालयों में। शरद शरण हमारे साथ बने हुए। शरद जी, ये एक सरकारी अफसर, बड़े अधिकारी है, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, हल्ला बोल रहे हैं। हालांकि हमने देखा समाजवादी पार्टी तो पीडीए की बात करती है, यहां पर एक सरकारी अफसर ब्राह्मणों की दुख की, दर्द की, पीड़ा की बात कर रहे हैं। आप उनके साथ खड़े हैं, आप पीडीए का ही झंडा बुलंद करेंगे? रवि जी, आपको आपके सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज पैनल पे ये बात कहना नहीं चाहिए, फौजी हूं, थोड़ा देख के अन्यथा मत लीजिएगा। मैं मिश्रा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर इस तरीके से पिन नहीं लगाते हैं। आप उसका फोटो वगैरह यूज कर सकते हैं, फ्लैक्स बोर्ड यूज कर लीजिए, बट ध्वज के साथ ये नियमावली के खिलाफ है। वैसे भी आज बहुत शुभ दिन है, तो वो मान्यता के नाम से मैं थोड़ा मरमाहत हुआ, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत ठीक है, वो करेक्ट विनम्रता कर के साथ लेंगे, कर निवेदन लेंगे, के कर तौर पे लेंगे कह वो रहा हूं। करेक्ट। जी ठीक है, मुद्दे पे आइए। देखिए रवि जी, ऐसा है, हम लोगों को फौज में तो जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं जब तक हम सर्विस में रहते हैं, और हम इंटरनली अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं जब फीडबैक मांगते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पे सेवा में रह के कभी भी किसी भी व्यूज को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि फौज में इसकी जरूरत भी है, वरना फिर युद्ध का समय होगा और अच्छे एसोसिएशन कुछ और अपनी मांगे लेके कल्याणकारी बैठ जाएगा। तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को मैंने बाहर आने के बाद जो समझा है कि उनको वो फंडामेंटल राइट्स उनके पास रहते हैं। उनको कहने की बात, बहुत सारी बातों को कहने की आज़ादी है, अपनी एसोसिएशन बनाने की आज़ादी है, एसोसिएशन की मीटिंग्स करने की आज़ादी है, मेमोरेंडम्स देने को सरकार की आज़ादी है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सोचना यह है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को जातिगत और धर्मगत आधार पे कोई बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि जो ये अधिकारी है अग्निहोत्री जी, जिन्होंने यह बयान दिया है, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल जो किया है वो इस्तीफा देने के बाद किया है। जब वो सेवा से उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया है और इतना द्रवित होकर इतना बड़ा फैसला किया है कि एक गेस्टेड ऑफिसर सर्विस से रिजाइन कर ले, जब देश में इतनी बुरी तरीके से बेरोजगारी है, तो हम उनकी आवाज को कहीं ना कहीं उस आवाज से जोड़ते हैं जो देश के हर कोने से, चाहे किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, सभी की तरफ से कुछ न कुछ तकलीफें लगातार बढ़ी हैं। समाज में नहीं, बहुत वो लोग द्रवित थोड़ा हैं। सा रोक रहा हूं शरण जी, वो जी। जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ये चिट्ठी मेरे हाथ में है और इसमें वो सीधा सवर्ण समाज और ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मणों के हक की वो आवाज उठा रहे हैं, सवर्ण समाज की हक की बात उठा रहे हैं, उसका समर्थन है आपकी तरफ से? उन्होंने सवर्ण समाज नहीं, सीधा सीधा ब्राह्मण समाज बोला है। जो उन्होंने बोला है वो सीधा नहीं, सीधा चिट्ठी में सवर्ण समाज बोला लिखा है। हाँ, लेटर में हो सकता है लिखा हो, मैंने जो उनका बयान सुना है तो उन्होंने ब्राह्मणों की बात की है और उन्होंने ये बात कही है कि बाकी किसी आप ब्राह्मण मानते हैं शरण साहब जी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार होता है, या जो यूजीसी वाला नियम आ रहा है वहां पे अत्याचार हो रहा है? बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, बहुत सही जवाब दे रहा हूं। उन्होंने बोला बटेंगे तो कटेंगे या कटेंगे तो बटेंगे, दोनों के मायने अलग अलग हैं, शब्द एक जैसे हैं। अब इसका फर्क समझिएगा। जब मुसलमानों पे बात आई और जिस तरीके से धार्मिक नफरत फैलाई गई, उस समय से ही लोग लगातार कह रहे थे कि जनमानस को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। सरकार अगर संविधान के प्रारूप के अंदर काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो खतरनाक होगा। उसके बाद यादवों को चिन्हित किया, फिर जाटवों को चिन्हित किया, फिर दलितों को चिन्हित किया, फिर पिछड़ों को चिन्हित किया, और इस समय तो आप चारों तरफ देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके से लगातार इस सरकार में दुर्व्यवहार हो रहा है। ब्राह्मण भी शामिल हैं, व्यापारी भी आंदोलित है। जिस तरीके से छोटे मोटे व्यापारियों को इतना ज्यादा दबा के, सता के मैं आपको यूजीसी के नियम पे ले, जो यूजीसी का नियम है उससे आप सहमत हैं या नहीं है? देखिए, जहां तक यूजीसी की बात रही, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने ये भी कही है, मैं इस पे भी बहुत धैर्य से जवाब दे देता हूं। हिंदुस्तान को आजाद हुए 80 साल हो गए हैं।
लेकिन आप देखेंगे कि 10% समाज के पास 90% संसाधन है और 90% समाज के पास सिर्फ 10% संसाधन है। आखिर कितने साल और इंतजार करेंगे लोग कि इसका बंटवारा सही से हो, हक अधिकार सबको मिले। तो जो प्रोटेक्शन चाहिए है, आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अछूत व्यवस्था थी हमारे समाज में, कहीं ना कहीं दबे कुचले समाज को एक प्रोटेक्शन चाहिए थी, एक सेंस ऑफ अफर्मेशन चाहिए था। और 80 साल के बाद ओबीसी भी समाज अपने आप को बहुत परेशान मान रहा है, जिसकी आबादी 60% के ऊपर है। अगर 10 और 15% भी रोजगार उसके पास नहीं होगा तो ये सवाल उठेगा कि उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है। जो यूजीसी रेगुलेशन आया है वो कहीं ना कहीं इस शोषण को, जिसके अलग अलग प्रारूप हैं, चाहे एडमिशन में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे डिग्री मिलने में हो और चाहे ऑनर्स में हो, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये व्यवस्था बढ़ा के ओबीसी के लिए जो की जा रही है, अगर सरकार उससे कदम पीछे खींचेगी तो ओबीसी की खिलाफत का भी इनको सामना करना पड़ेगा। अग्निहोत्री जी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और उनको पूरा लेकिन अधिकार है। शरण जी आपको लग रहा है कि ऐसे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाति के इक्विटी कमेटीज बनेगी, ये छात्रों को बांटेगी या छात्रों को एकजुट करेगी? ये जो नियम है ये हमारे समाज को, देश को, जब आप कहेंगे कि ये एससी एसटी ओबीसी इनके हक के लिए हमने कमेटी बना दी, बाकी दूसरे, आप यानी कोई सवर्ण जाति का है वो दूसरों पे अत्याचार करेगा, उसके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर नहीं हो सकती, उसके खिलाफ कोई झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते। तो ये हम समानता का देश बना रहे हैं, समानता का समाज बना रहे हैं, या वाकई में लकीर सियासतदान खींच रहे हैं? आपने बहुत सही सवाल किया रवि जी। मैं फिर अपनी इसी बात को दूसरी तरह से रखने के प्रयास करूंगा। देश ने लगभग 8 दशक तक इंतजार किया कि अब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम अंग्रेजों या मुगलों के या राजाओं के अधीन नहीं हैं, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। शायद समय लगेगा और धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक होंगी, न्याय व्यवस्था ठीक होगी, हक अधिकार की व्यवस्था भी ठीक होगी। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टियां ही बांट रही है ना समाज को। कोई भी छात्र जब किसी भी विश्वविद्यालय में जाता है, कॉलेज में जाता है, वहां पे आप इस तरह की चीजें खुद से खड़ी कर देंगे कि इनके लिए अलग नियम, इनके लिए अलग नियम। ये तो खुद सरकारें, देश की पार्टियां छात्रों को बांट रही हैं। विश्वविद्यालय में बीच, जब आपका बेटा, मेरा बेटा, सुन लीजिए, आपका बेटा, मेरा बेटा, कोई भी किसी भी विश्वविद्यालय में जाए तो वो ये होकर ना जाए कि वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है, वो ये ना जाए कि वो यादव है, वो ये सोच के जाए कि मैं इस देश का एक नागरिक हूं, इस देश का एक आम छात्र हूं, मेरे साथ जैसा ट्रीट किया जाएगा वैसे ही किसी दूसरे के साथ किया जाएगा। आपने बहुत सही सवाल किया, लेकिन आप जो कह रहे हैं जाएगा, आप जो फ्यूचरिस्टिक सेंस में कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन वर्तमान हकीकत क्या है? पिछले 10 साल में एकेडमेशिया में जितने भी सिलेक्शंस हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर तक, उसमें 95 से 98% 2 या 3 जाति विशेष के हैं और संघ के बैकग्राउंड से हैं। आप चेक करेंगे तो उनका बैकग्राउंड संघ का निकलेगा। तो जब देश में न्याय व्यवस्था नहीं है तो दबे कुचले को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। जल्दी से मैं 10 सेकंड, बस 10 सेकंड दूंगा। रमाकांत जी जल्दी से कंक्लूड करिए फिर। रवि जी देखिए, कहाँ पे संविधान में लिखा है जो कि आरएसएस के बैकग्राउंड वाले असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे या प्रोफेसर नहीं बनेंगे? कहीं संविधान में लिखा हुआ है क्या? ये सरल साहब जो कह रहे हैं, पता नहीं, ये जातिगत राजनीति तो हमेशा से करते आए हैं। 2017 से पहले आपने ओबीसी और एससी के लिए क्या किया? एक दो काम तो बताइए, तभी तो पता चले जनता को भी, क्योंकि आपने जातिगत राजनीति से उठ करके आपने ओबीसी एससी ब्राह्मणों के लिए आपने काम किया। ठीक है, लेकिन रमाकांत जी इन्होंने नहीं किया है तो आप यूजीसी के नए नियम ले आए हैं। यही समझिए कि इस देश में छात्रों को अब बांटा जा रहा है कि आप यादव हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, बजाय ये कि उनको एक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में गुलदार भागता हुआ नजर आया, एकाएक वहां पे दहशत का माहौल हो गया। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में गुलदार भागता दिखाई दिया। वो जंगली शिकारी कुत्तों का पीछा करते कॉलोनी में घुस आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे गुलदार कुत्तों के शिकार के लिए भाग रहा है। गुलदार के होने का पता चला तो लोगों में दहशत फैल गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा के निम्बस पार्क व्यू 2 सोसाइटी में गार्ड और डिलीवरी बॉय के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले।
गणतंत्र दिवस पर नन्हे बच्चे ने सेना के जवान को सैल्यूट किया। वीडियो में देखिए कैसे हौसले से भरा ये बच्चा मुस्कुराते हुए जवान के पास पहुंचा और उसे सैल्यूट किया। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच एक शख्स फंस गया। इस दौरान आरपीएफ जवान ने जान पर खेलकर इस शख्स को बचा लिया। जोधपुर में मधुमक्खियों के अचानक हमले से हड़कंप मच गया। वहां पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। इस दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सैकड़ों पर्यटक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। कोटा में रामकथा के दौरान कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, बेटियों से कह दो बुर्के वाली मत बनना। बेटियों से कहो, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। वहीं बाबा रामदेव बोले, जो बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते हैं वो अंग्रेजों और मुगलों की औलादे हैं। जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा देर रात भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि नटबोल्ट ढीले होने की वजह से फ्लाईओवर के 100 फीट ऊंचे पिलर का फ्रेम गिर गया था। यूपी के हाथरस से थूक जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवक होटल के अंदर रोटी में थूक लगाता दिखाई दिया। इसका वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें युवक रोटी में थूकता है और फिर तंदूर में उसे सेंकता है। अब ये मामला वायरल हो रहा है। वीडियो बनाने वाले ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि युवक रोटी बेलने के बाद उस पर थूक रहा था। उसके बाद रोटी को सेकने के लिए तंदूर में डाल रहा था। जिस होटल में युवक काम करता है उसकी पहचान थाना सदर कोतवाली इलाके के मधुगढ़ स्थित बादशाह मीट होटल के रूप में हुई है। और T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी टीम भारत के साथ मैच का बायकॉट कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज में एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पीसीबी बांग्लादेश के सपोर्ट में भारत के मैच का बायकॉट कर सकती है। यह बड़ी खबर 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मैच है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री शहबाज से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर भारत से नहीं खेलता है तो उसके 2 पॉइंट्स कटेंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश को हटाकर स्कॉटलैंड को मौका दिया है और अब इसको लेकर पाकिस्तान में एक और नापाक साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना किया था, जिसके बाद आईसीसी ने साफ तौर से कहा था कि अगर आपको भारत में खेलना है तो खेलिए, नहीं तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाइए। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। पाकिस्तान ही पीठ पीछे साजिश रच रहा था, उसमें कामयाब नहीं हुआ। तो अब पाकिस्तान दूसरी चाल चलने की कोशिश यहां पे कर रहा है और यह खबर आ रही है कि हो सकता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने मैच का बायकॉट कर सकता है। यानी अब यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ा एक्शन आईसीसी ले सकती है। और क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच सबसे बड़ा मैच होता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से, व्यूवरशिप के लिहाज से, रेवेन्यू के लिहाज से अगर इस मैच का बायकॉट पाकिस्तान करती है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि सभी जानते हैं बांग्लादेश को जो सबक आईसीसी ने सिखाया, जो सजा दी है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान को भी यहां पर बड़ी सजा मिल सकती है। तो बार बार, क्योंकि भारत इस बार T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और यह पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है, तो बार बार कई ना कई अड़चने पैदा करने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम से। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, पाकिस्तान एक बार फिर नई अड़चने पैदा करने की कोशिश कर रहा है, क्या मकसद? कामयाब तो नहीं होगा, लेकिन साफ दिख रहा है वो बांग्लादेश वाली चाल नाकाम हो गई पीसीबी की, पाकिस्तान की। अब ये नई चाल कि नहीं, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। समझता क्या है पाकिस्तान अपने आप को इस क्रिकेट की दुनिया में? कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये वही प्रतिक्रिया है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, आईसीसी में चलने वाली नहीं है। और ट्रॉफी चोर, इसको मैं ट्रॉफी चोर बोलता हूँ, सभी बोल रहे हैं ट्रॉफी चोर, जो मोहसिन नकवी है, अब ये धमकी दे रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है कि वो भारत के साथ मैच बैकआउट कर देगा। मतलब इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है भाई? 2 पॉइंट तो आपके वैसे ही चले जाएंगे, कट जाएंगे, तो आप फाइनल में कैसे खेलेंगे? समस्या इस बात की है। दूसरा, मजबूरन आपको वो दिन याद नहीं है कि आपके देश में क्रिकेट खेलने कोई नहीं आ रहा है और आप इस तरीके से बांग्लादेश के चक्कर में अपना नुकसान कर रहे हैं। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है भाई, कि एक कहते हैं ना कि कहावत है कि भाई
एक एक कहावत हमारे वहाँ कहती है कि पड़ोसी कहता है, भगवान आते हैं, पड़ोसी कहता है कि मेरी एक आंख फूट जाए, तो कहता है कि पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाए। वही वाली हालत हो रही है। बांग्लादेश की ऐसी तैसी पहले से हो रखी है और फजीहत पाकिस्तान करवाने जा रहा है। कुल मिला के ये है कि अब कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी की मीटिंग है और उस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि क्या भारत के साथ मैच खेलना है या नहीं खेलना है। और समस्या इस बात की है कि ये मैच श्रीलंका में 15 तारीख को है और 15 फरवरी को और है। आशीष, बात यह है कि ठीक है, बांग्लादेश ने एक सुरक्षा का बहाना दे दिया था कि भाई हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसे नहीं माना क्योंकि इंडिपेंडेंट जांच हुई थी जिसमें सब कुछ ठीक पाया गया था। पाकिस्तान क्या बहाना लगाएगा कि हम भारत के साथ क्यों नहीं खेलेंगे? ये कोई बहाना, कोई वजह तो हो, कोई लॉजिक तो हो, कोई तर्क तो हो कि हम इसलिए नहीं खेलेंगे, बस भारत है इसलिए नहीं खेलेंगे। ये कौन सी वजह है? ये तो बेवकूफी है ना सही तौर से। देखिए, ये वजह नहीं है, इसे कहते हैं चिढ़, और बेवजह की चिढ़, बेवजह की खीज, बेवजह का गुस्सा, ये वो शब्द हैं। और भी शब्द निकल रहे हैं मुझसे, लेकिन वो पब्लिकली नहीं ले सकते। ये वो है पाकिस्तान। कुल मिला के समझ लीजिए जो मैं कहना चाहता हूं और जो भारत की जनता जो कहना चाहती है। पाकिस्तान अपनी खीज में कितना नुकसान करवा चुका है भारत से। देखिए, दो मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, अब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं आज, और उनका संविधान कहाँ है? सैनिक तानाशाह वहाँ पर कितने आए, और क्रिकेट की उनकी क्या हालत है? कोई मुल्क वहाँ खेलने नहीं जाता। पीसीएल में स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्रिकेटर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। टीम उनकी क्या सिलेक्ट होती है वो सभी दुनिया देखती है कि किस तरीके से फजीयत करवाते रहते हैं। आपको याद होगा जो उनके कप्तान थे मिसबाह, और एक उनका अजमल करके स्पिनर था, ऑफ स्पिनर। वो कहता है कि जब वो वर्ल्ड कप जीते 2010 का, तो उसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चेक दिया 15 लाख का या 20 लाख का चेक दिया। वो चेक तक बाउंस हो गए थे। वो मुंह से बोलता है। और सोचिए, जिस देश की ऐसी हालत हो, वो भारत से बाइकॉट की बात कर रहा है। और आशीष, अरबों रुपए। एक वजह तो ये भी हो सकती है ना आशीष कि वर्ल्ड कप में तो हमसे जीतते ही नहीं है। एक मैच जीते T20 वर्ल्ड कप में दुबई में, उसके अलावा हर बार हारे। अभी एशिया कप खेला, 3 बार दिया पाकिस्तान को मौका कि भाई एक आधे मैच में तो हरा दो, एक मैच में भी नहीं जिता पाए। तो इस बार भी डर है कि नहीं यार हम फिर हार जाएंगे, इससे अच्छा है कि पहले ही वहां पे रोल बैक कर लो, बैकफुट पे आ जाओ, सरेंडर कर लो, बैकफुट पे आ जाओ। लेकिन T20 ये जो वर्ल्ड कप है, ये इसमें बहुत सारी टीमें खेल रही हैं, बहुत सारी नई टीमें खेल रही हैं। एक एक्सपेरिमेंट है T20 वर्ल्ड कप का इस बार, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे देश, इसमें UAE है, इसमें अमेरिका है, तमाम देशों को मौका दिया जा रहा है। स्कॉटलैंड को मौका दिया गया, बांग्लादेश को हटाकर। सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म ये मिल रहा है तमाम उन कंट्रीज़ को जो भारत जैसे देश या उसमें आके क्रिकेट खेल रही हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान बेवजह अपनी फजीयत करवा क्यों किया गया? रिबन पूरा काट दिया गया, लेकिन कनेक्टिविटी आधी छोड़ दी गई। इस लोगों को अब जरूरत तो थी, अगर ये ब्रिज पूरा बना होता, रेलवे ब्रिज के साथ ज्वाइंट होता, तो यहाँ से जो डिंडोली के लोग हैं, आने वाले जो यातायात करने वाले लोगों के लिए ये वरदान साबित होता। लेकिन ये ब्रिज अधूरा होते हुए ओपन हो गया, और रेलवे का ब्रिज ना बनना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सूरत महानगर पालिका लोगों के पैसे को पानी की तरह बहा रही है। कैमरामैन ब्रह्मा साहू के साथ सुनील प्रजापति, न्यूज इंडिया, सूरत। सूरत महानगर पालिका फिर एक बार विवाद में आई। सोशल मीडिया में उसकी खिल्ली उड़ती नजर आई। आपको दिखा दे हम सामने, ये हम एक ब्रिज में आए हैं। ये ब्रिज अद्भुत ब्रिज है, एक ऐसा अद्भुत ब्रिज कि आपको यकीन नहीं आएगा कि पालिका के अधिकारी, प्रशासन, शासन में बैठे हुए नेता किस तरह से लोगों के, जनता के टैक्स के पैसे को मजाक बना रहे हैं या उसको उड़ाया जा रहा है। देखिए, ये ब्रिज है 34 करोड़ की लागत से बना ये ब्रिज। सामने बोर्ड लगा हुआ है, रिंग रोड, उधना, पांडेसरा, नवसारी, सचिन, भेस्तान, भगवती नगर इंडस्ट्रियल। ये भेस्तान विस्तार का ब्रिज है जो रोड नंबर खासू वार्ड नंबर 29 में जो बना हुआ है, और जो 27 नंबर वार्ड सामने की साइड वो डिंडोली तक जाता है। इसका अभी जस्ट ओपनिंग हुआ था 4 दिन पहले ही। ये ब्रिज शुरू तो हुआ, लेकिन ये कोई मंजिल तक नहीं पहुंचाता। ये बीच रास्ते में आपको यू टर्न मार के इसी रोड में वापस लाएगा, क्योंकि इस रोड को आप ध्यान से देखिए, ये इतना नवनिर्माण ब्रिज है, और नीचे इसके इस ब्रिज के नीचे से नवसारी सूरत हाईवे है जो मेन, वो प्रसार हो रहा है, उसके ऊपर से ये ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज जो बना है, ये ब्रिज ये सूरत नवसारी रोड है,
उसके ऊपर से बनाया गया था। जो देस्तान विस्तार है और डिंडोली विस्तार को जोड़ने वाला ये रास्ता बन रहा था, ये ब्रिज एक जात का सुसाइड पॉइंट हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ कोई भी आता नहीं है, जाता नहीं, कोई भी शख्स यहाँ पे अनजान व्यक्ति आके कुछ गलत काम करे या कोई घटना अप्रिय हो जाए या कोई सुसाइड कर ले, ऐसी लोगों से द्वारा बातें हो रही है। कैमरामैन ब्रह्मा साहू के साथ सुनील प्रजापति, न्यूज इंडिया, सूरत। दक्षिणी फिलीपींस में एक नाव के समुद्र में डूबने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण फिलीपींस में एक नाव के समुद्र में डूबने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 244 यात्रियों को बचा लिया गया। ये नाव जाम्बो आंगा से जोलो जा रही थी। तकनीकी खराबी के बाद जाम्बो आंगा द्वीप से कुछ दूरी पर डूब गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी झुकते हुए नजर आए। कनाडा के पीएम ने कहा कि उनकी सरकार चीन के साथ किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम नहीं कर रही है और न ही उनका कोई इरादा है। free trade agreements with non-market economies without prior notification. We have no intention. इससे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्नी को धमकी देते हुए कहा था कि अगर कनाडा चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, कनाडाई सामानों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसके बाद कार्नी का यह बयान सामने आया है। फ्रांस की नेवी ने भूमध्य सागर में ग्रिंच नाम के एक तेल के टैंकर को जब्त कर लिया। फ्रांसीसी नेवी को शक था कि यह जहाज रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए फर्जी झंडे लगाकर भूमध्य सागर से गुजर रहा था। यह जहाज रूस के उस शैडो फ्लीट का हिस्सा है, इसका इस्तेमाल मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद अपना तेल बेचने के लिए करता है। फ्रांसीसी नेवी ने जहाज के कप्तान को हिरासत में लिया है, जो एक भारतीय नागरिक है। फ्रांस का कहना है कि रूस तेल बेचकर कमाए जा रहे पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से 10 लाख घरों में अंधेरा छा गया। इस तूफान से 3 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गायब होने की वजह से 18,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई और 20 राज्यों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने भारत में शेख हसीना के ऑडियो भाषण पे नाराजगी जताई है। बांग्लादेश का कहना है कि हसीना को बोलने की अनुमति देना बांग्लादेश से भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा। ये उनके प्रत्यर्पण अनुरोध की अनदेखी है। ये बांग्लादेश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। आपको बता दें कि शेख हसीना ने एक ऑडियो मैसेज के जरिए भारत में प्रेस को संबोधित किया और कहा, मोहम्मद यूनिस राज में वहाँ स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते। ये भी कहा कि पिछले 1 साल में जो भी हिंसा घटनाएं हुई हैं, उनकी स्वतंत्र जांच हो। The Awami League calls for the following action to help unify Bangladesh and banish the divisive actions of the past 12 months. We urge Mohammad Yunus to stop ignoring his own people. अगर आप बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहाड़ों पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके प्लान पर पानी फेर सकती है। दरअसल पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान और गिर गया और बर्फ के बीच कई रास्ते बंद पड़े हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे लोग यहां पर आनंद लेने की बजाय मुसीबत में घिरे हैं। ऐसे में अगर आप पहाड़ों पे जाएं तो मुसीबत हो सकती है। डोडा की तस्वीर देखिए, वहां पे बीआरओ बर्फ हटा रहा है। मनाली हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देखिए, कई किलोमीटर तक जाम लगा हो, यानी गाड़ियां कई घंटे तक 20-30 किलोमीटर पीछे खड़ी हुई हैं और वो मनाली पहुंच ही नहीं रहे बर्फ की वजह से। माउंट आबू राजस्थान, वहां पर कारों पे बर्फ जमी हुई है। और राजस्थान से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी भद्रवाह की ये तस्वीर देखिए जो जम्मू कश्मीर में है। बर्फ के बीच देश के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बर्फ ने सब कुछ जमा दिया है, इसलिए अगर आप बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहाड़ी इलाकों में जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा संभल कर और थोड़ी रिसर्च करके जाएं, क्योंकि अभी जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की वजह से कई हाईवे, कई सड़कें बंद पड़ी हुई है। बिजली व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो पानी और बिजली की व्यवस्था एकाएक ठप हो जाती है। प्रशासन के लिए इसे चालू करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से,
खासकर पहाड़ी राज्यों से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के माउंट आबू में भी बर्फबारी हुई और आप देख सकते हैं कि कारों पर बर्फ नजर आ रही है। इस बार जो बर्फबारी हुई है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई है। कहीं ऐसी जगहों पर भी बर्फबारी हुई है जहां पर कई दशकों से बर्फबारी नहीं हुई। वहीं मनाली में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। कोठी मनाली मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। इसमें 2 दिनों से हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं। हिमाचल में 685 सड़कें बंद हैं। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस के वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में सैलानी मनाली पहुंचे, लेकिन शुक्रवार शाम से शुरू हुआ ट्रैफिक भीषण जाम में तब्दील हो गया। कोठी से मनाली के बीच करीब 8 किलोमीटर लंबा रास्ता वाहनों से पूरी तरह जाम है। हालात ऐसे हैं कि हजारों पर्यटक अपने वाहनों में फंसे हुए हैं। कड़ाके की ठंड, ईंधन की कमी और खाने पीने की दिक्कतों ने स्थिति को काफी और गंभीर बना दिया। मनाली के होटल पूरी तरह से फुल है, जिससे बिना बुकिंग पहुंचे पर्यटक कुल्लू के निचले इलाकों की ओर जाने को मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 26 से 28 जनवरी के बीच ऊपरी इलाकों में भारी से बहुत भारी हिमपात और निचले क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। इसी को देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।